नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियों का निर्माण होता है और उसमें बनने वाली वेवलेंथ होती है वो किस प्रकार से ज्ञात होती है। रिडबर्ग का जो सूत्र था वो क्या था और कब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, इन सभी का अध्ययन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब इसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे और इन श्रेणियों के बारे में थोड़ा गहनता से अध्ययन करेंगे। तो अपने पास ये जो श्रेणियां हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, ये जो लाइमन श्रेणी आती है ये पैराबैंगनी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। अपने पास जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का समूह होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है, यदि मैं उसकी बात करूं तो पहले मैं ये बता देता हूं कि उस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेखाएं विद्यमान होते हैं, कौन कौन से भाग विद्यमान होते हैं। तो जी अपने पूरे यदि स्पेक्ट्रम की बात करें जिसमें अपने सूर्य का प्रकाश वगैरह भी होगा, दृश्य प्रकाश भी होगा, तो कंप्लीट स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले होता है गामा किरणें, फिर होता है एक्स किरणें, फिर होता है पैराबैंगनी प्रकाश, उसके बाद नंबर आता है दृश्य का, उसके बाद नंबर आता है अवरक्त किरणों का, उसके बाद नंबर आता है सूक्ष्म का और लास्ट में नंबर आता है रेडियो तरंगों का। तो कुल मिलाकर के ये 7-8 टाइप्स होते हैं। जो भी अपने पास स्पेक्ट्रम होता है उस प्रकाश का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं, उनमें ये 7-8 टाइप होते हैं। अपने लाइमन श्रेणी की यदि बात करें तो लाइमन श्रेणी जो भी होंगी वो इस एरिया में उत्पन्न होंगी, यानी कि लाइमन श्रेणी है वो पैराबैंगनी प्रकाश के अंतर्गत आती है, इस एरिया में उत्पन्न होती है। इन लाइमन श्रेणी को केवल और केवल इसी भाग में यानी पैराबैंगनी भाग में देखा जा सकता है। तो लाइमन श्रेणी दृश्य क्षेत्र में उत्पन्न होगी। बामर श्रेणी की बात करें, लाइमन श्रेणी पैराबैंगनी क्षेत्र में उत्पन्न होगी। यदि अपने बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी जो आती है वो दृश्य क्षेत्र में आती है, दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती है। और ये जो बामर श्रेणी होगी वो इस एरिया में उत्पन्न होगी, दृश्य वाले भाग में। जो पाशन श्रेणी है, जो ब्रैकेट है और जो फुंड श्रेणी है, ये तीनों की तीनों अवरक्त क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। तो इनके उत्पत्ति क्षेत्र अपने पास हो गए। लाइमन है वो पैराबैंगनी में पाई जाती है या उत्पन्न होती है, बामर है वो दृश्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है, पाशन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी होती हैं वो अवरक्त क्षेत्र में उत्पन्न होती है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले श्रेणी है जिसका विकास हुआ, सबसे पहले जिसको देखा गया, वो है बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी का अध्ययन सबसे पहले बोमर ने किया था। तो बोमर ने क्या किया कि हाइड्रोजन के ऊपर सबसे पहले सूर्य के प्रकाश, दृश्य प्रकाश का आपतन करवाया और दृश्य प्रकाश के आपतन के कारण ये जो श्रेणी दिखाई देती है वो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती है। तो जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर, हाइड्रोजन गैस के ऊपर, सपोज दैट ये एक चैम्बर है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और इसके ऊपर यदि अपने सफ़ेद प्रकाश का आपतन करवाते हैं, श्वेत प्रकाश का, व्हाइट लाइट का आपतन करवाया जाता है, उस केस में यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाएंगे और जब ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं उस केस में वो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं और वो तरंगें होती है वो 4 या 5 प्रकार की होती हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि एक से अधिक कलरफुल रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। अर्थात जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग कलर में रेखाएं हमें प्राप्त होती है, रेखिक स्पेक्ट्रम होता है। जैसा कि कल हमने बात की थी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से बनता है, रेखिक बनता है, वो कैसे बना था, कैसे उसके कलर आए थे, उसको हमने कल एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझा था। तो अपने बात करने वाले हैं बामर श्रेणी की एक बार फिर से। तो बामर श्रेणी किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कैसे उसमें कलर होता है, कितनी उसकी वेवलेंथ होती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है जो बामर श्रेणी के अंतर्गत हमें दिखाई देगा, इसमें आपको बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बामर ने इन रेखाओं का अलग अलग नाम रखा। बामर श्रेणी में जो मूल कक्षा होती है वो दूसरी कक्षा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम या उत्तेजित कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तो जो तरंग प्राप्त होती है उस तरंग को बामर ने H अल्फा रेखा कहा था। मतलब
यदि मैं लेफ्ट साइड से शुरू करूं काउंट करना, तो ये जो पहली रेखा है, इस रेखा को बामर ने एच एल्फा कहा था। अब एच एल्फा रेखा, और इसका जो कलर है वो कैसा दिखाई दिया, बामर को रेड कलर नजर आया। यानी कि जो भी रेखाएं बनी वो रेड कलर की बनी। पहली रेखा यहाँ पे रेड कलर की बनी। ध्यान रखो, बामर श्रेणी में ये जो आपको रेखाएं दिखाई देती हैं वो अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। तो अपने इसी रेखाओं की आज बात करने वाले हैं। तो एच एल्फा जो रेखा होती है वो लाल कलर की दिखाई देती है और उसकी तरंग दैर्ध्य 6563 एमस्ट्रोम, या फिर यूं कह सकते हो 656.3 नैनोमीटर। यानी कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो एच एल्फा रेखा रेड कलर की होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 656.3 नैनोमीटर होती है। यदि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी में आता है तो एक अन्य रेखा उत्पन्न होगी जिसको बामर ने एच बीटा कहा। यदि इलेक्ट्रॉन पांचवीं से आता है तो एच गामा रेखा कहलाई, और यदि इलेक्ट्रॉन छठी रेखा से आता है तो एच डेल्टा उसका नाम दिया गया। मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरी कक्षा में ही। तो यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है लेकिन वो यदि तीसरी कक्षा से आता है तो उत्पन्न रेखा एच एल्फा कहलाती है। यदि वो चौथी से आता है तो उत्पन्न रेखा एच बीटा कहलाती है। यदि वो पांचवीं से आता है तो उत्पन्न रेखा एच गामा कहलाती है। और यदि इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से आता है तो वो उत्पन्न जो रेखा होगी वह एच डेल्टा कहलाएगी, लेकिन आएगा वो दूसरी कक्षा में। तो एच एल्फा का कलर कैसा, रेड। एच बीटा का जो कलर होता है वो हरा रंग होता है। इसका यदि एच गामा की यदि मैं बात करूं तो इसका कलर नीला होता है, और यदि मैं एच डेल की बात करूं तो इसका जो कलर होता है वो बैंगनी होता है। तो ये तो हो गई चारों रेखाओं के कलर की बात। ओके, अब अपने वेवलेंथ की बात कर लें तो एच एल्फा वेवलेंथ होगी 656.3 नैनोमीटर। एच बीटा की वेवलेंथ कितनी होगी, एच बीटा की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 484.1, या यूं कह लो 4841 एमस्ट्रॉन्ग, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 484.1 नैनोमीटर बन जाता है। एच गामा की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 4341 एमस्ट्रॉन्ग, और यदि मैं नैनोमीटर की बात करूं तो 434.1 नैनोमीटर। इसी प्रकार से एच डेल की यदि आप बात करते हो तो बैंगनी कलर होगा, और वेवलेंथ कितनी आ जाएगी इसकी वेवलेंथ आएगी 4103 एमस्ट्रॉन्ग, और यदि मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 410.3 नैनोमीटर। तो ये जो नैनोमीटर में जो आपको भी मान दिखाई दे रहे हैं एच एल्फा बीटा गामा और डेल्टा के, वो सारे मान आपको पता होने चाहिए और याद रहने चाहिए। अब यदि मैं इस स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक साथ देखने की कोशिश करूं तो वो स्पेक्ट्रम कुछ हमें इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पे एक कुल मिलाकर के आपको ये स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। ये जो पहली रेखा होगी वो रेड कलर की होगी, इसका जो वेवलेंथ होगा वो 656.3 नैनोमीटर होगा, 656.3 नैनोमीटर, और इसका नाम एच एल्फा होगा। इसी प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है भाग, इसका कलर ग्रीन होगा, इसका नाम एच बीटा होगा, और इसकी वेवलेंथ 684.1 नैनोमीटर होगी। इसका कलर होगा वो ब्लू होगा, नाम इसका एच गामा होगा, और इसकी वेवलेंथ 434.1 नैनोमीटर होगी। इसी प्रकार से इसका जो नाम होगा वो वोयलेट होगा, और इसका जो नाम हो जाएगा, इसका कलर होगा वोयलेट होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एच डेल हो जाएगा, और वेवलेंथ कितनी होगी 410.3 नैनोमीटर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको जो बामर श्रेणी है वो इस प्रकार की नज़र आती है। इसी प्रकार से अपने पास मोस्टली 4 या 5 रेखाएं जो हमें प्राप्त हो रही हैं उसके अलग अलग नाम अपने पास आ चुके हैं जो बामर ने डिफाइन किए थे। अब यदि अपने ये कंप्लीट श्रेणी हो गई जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहने वाले हैं, और ये अपने पास बामर स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा। इन दोनों ही प्रकार के स्पेक्ट्रम की अपनी विशेषताओं की बात करें
तो ये जो अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यदि मैं विशेषताओं की बात करूं तो पहली बात तो ये कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने आप में अद्वितीय स्पेक्ट्रम होता है। अद्वितीय स्पेक्ट्रम होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो अन्य किसी भी परमाणु के लिए नहीं होता। मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो सबसे अलग होगा। कुल मिलाकर के बात ये होगी कि स्पेक्ट्रम चाहे कोई किसी का भी हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे लिथियम का हो, किसी पर्टिक्यूलर परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस परमाणु के लिए फिंगरप्रिंट की भांति व्यवहार करता है। मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक परमाणु का अपना अलग ही स्पेक्ट्रम होता है, वो अन्य किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रम के साथ मैच नहीं करता। मतलब ये हो गया कि प्रत्येक परमाणु का अलग अलग स्पेक्ट्रम होगा। आप एक परमाणु का स्पेक्ट्रम ठीक वैसा ही स्पेक्ट्रम किसी अन्य परमाणु में नहीं देखोगे। तो जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट के आधार पे यानी कि अंगुलियों के निशान के आधार पे आप एक इंसान की पहचान कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार से स्पेक्ट्रम के आधार पर किसी भी परमाणु की पहचान की जाती है। मतलब ये हो गया कि किसी भी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उसके लिए फिंगरप्रिंट की भांति काम करता है, उसको पहचानने में सहायक होता है। मतलब ये हो गया कि यदि अपने पास अनेक स्पेक्ट्रम हो अलग अलग धातु परमाणुओं के, तो स्पेक्ट्रम के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो कौन से परमाणु का है, ये स्पेक्ट्रम है वो कौन से परमाणु का है। मतलब स्पेक्ट्रम के आधार पे आप किसी भी परमाणु की पहचान कर सकते हो। तो प्रत्येक परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उसके लिए फिंगरप्रिंट की भांति व्यवहार करता है और वो उसके लिए अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ऐसा कहीं और नहीं होता। तो फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अपने बात कर रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो अपने आप में यूनिक यानी कि अद्वितीय होता है। सेकंड, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेखिक स्पेक्ट्रम होता है, रेखाओं के रूप में हमें प्राप्त होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग कलर की रेखाएं होती हैं। और तीसरी जो इसकी विशेषता होती है इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां होती हैं और उन श्रेणियों में जो विद्यमान तरंग होती है वो तरंगें तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए रूप में होती हैं। अर्थात श्रेणियां जो होती हैं वो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए रूप में होती हैं। मतलब लाइमन श्रेणी की अपन ने कल बात की थी कि मिनिमम वेवलेंथ लगभग 912 एंगस्ट्रॉम होती है, और बाम्बर की अपने बात की थी तो मिनिमम कितनी होती है 3646 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब कि बाम्बर की ज़्यादा होगी, लाइमन की कम है, पास्टन की और भी ज़्यादा होगी, ब्रैकेट की और भी ज़्यादा होगी, फुंड श्रेणी में वेवलेंथ और भी अधिक होगी। मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो श्रेणियाँ होती हैं वो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। मतलब कि सबसे कम वेवलेंथ लाइमन की है, उससे ज़्यादा बामर की, उससे ज़्यादा पास्टन की, उससे ज़्यादा ब्रैकेट की और उससे ज़्यादा फुंड श्रेणी की। तो वेवलेंथ के ये बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विशेषताओं की। यदि अपने बामर श्रेणी की विशेषताओं की बात करें और मैं सबसे पहले इसी 3 नंबर पॉइंट को देख लेता हूँ तो ज़रा गौर से सुनना, विरोधाभास है। ये तो हमने लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम कहा है, वो कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कहा है। लेकिन यदि आपको एक निश्चित श्रेणी की बात करनी पड़े, केवल एक श्रेणी की बात करनी पड़े, और कोई आपसे ये पूछ ले कि एक निश्चित श्रेणी में जो अनेक तरंगें बन रही हैं वो तरंग दैर्ध्य के किस प्रकार के क्रम में हैं, तो वो तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में होती हैं। कैसे? जैसे कि अपने बामर की बात कर ले तो बामर में न्यूनतम होता है 3646 और अधिकतम होता है 6563। न्यूनतम 3646 एंगस्ट्रॉम, अधिकतम 6563 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे कम वेवलेंथ 3646 होती है, जो कौन सी रेखा की होती है? इस लास्ट वाली रेखा की होती है, जो रेखा अनंत से आती है। तो इसकी होगी 3646, और ये पहले वाली छोटी वाली रेखा जो आपको दिखाई दे रही है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और 6563।
तो सबसे ज़्यादा पहली वाली रेखा की वेवलेंथ, फिर कम दूसरी की, फिर और भी कम तीसरी की, फिर और भी कम लास्ट की, और अनंत वाले की सबसे कम। तो यदि आप एक ही श्रेणी में गति करते हो या एक ही श्रेणी की बात करते हो तो जो तरंगे होती हैं वो लगातार घटते हुए क्रम में होती है, तरंगे उनकी लगातार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होती है। तो ध्यान रखना, एक ही श्रेणी की यदि आप बात करते हो तो उसमें उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वो हमेशा वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में होती हैं। और यदि आप कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हो तो उसमें श्रेणियां जो होती हैं, हम श्रेणियों की बात कर रहे हैं, जो श्रेणी होती है वो तरंग दे के बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। ओके, तो बात कर रहे हैं बामर श्रेणी की। तो बामर श्रेणी में तीसरा पॉइंट तो ये बन गया कि इसमें उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वो तरंग दे के घटते हुए क्रम में होती है, यानी कि लैम्डा का मान लगातार क्या होता है, कम होता है, परंतु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लैम्डा का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब ये अपने अन्य पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ये रंगीन यानी कि अलग अलग कलर की हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं। और यदि पहले पॉइंट की बात करूं तो ये अपने आप में एक अद्वितीय स्पेक्ट्रम होता है। कहने का मतलब जैसा स्पेक्ट्रम बामर में प्राप्त होगा वैसा कहीं नहीं होगा। और एक अन्य विशेषता की यदि मैं बात करूं तो ये दृश्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला स्पेक्ट्रम होता है। तो कुल मिलाकर के आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विशेषताएं और साथ में बामर श्रेणी की विशेषताएं, ये दोनों बातें अच्छे से याद रखोगे। अब ये जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, बहुत सारी रेखाएं हैं जिसके लिए आपने वेवलेंथ याद करने के लिए रीडबर्ग का सूत्र देखा था, 1/λ इज इक्वल r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब हम ये सिद्ध करने वाले, अब यार अंकी ये जो सूत्र था रीडबर्ग का, इसका रीडबर्ग के पास कोई जवाब नहीं था कि ये आया कहाँ से। रीडबर्ग का ये एक आनुभाविक सूत्र है, अनुभव के आधार पे, कॉमन सेंस के आधार पे डिफाइन किया गया ये फॉर्मूला है। इसकी सबसे पहले व्याख्या की थी नील्स बोर ने। तो अभी अपने ये समझेंगे कि नील्स बोर ने किस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, या फिर क्वेश्चन ये बनता है मेन एग्जाम के लिए कि स्पष्ट कीजिए कि नील्स बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो उसके अंतर्गत हमें करना क्या है, हमें नील्स बोर का कोई भी स्टेटमेंट या उसका कोई भी जो भौतिक राशि उसने ज्ञात की होगी, त्रिज्या, ऊर्जा वगैरह जो भी होगा, हमें बोर मॉडल से शुरुआत करनी है और रीडबर्ग फॉर्मूले को प्राप्त करना है। 1/λ इज इक्वल r 1/n1² माइनस 1/n2²। इस सूत्र को हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, उससे हम कह पाएंगे कि जो भी नील्स बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेगा। तो अभी हम करने वाले क्या हैं, हम नील्स बोर मॉडल से शुरुआत करेंगे और लास्ट में रीडबर्ग सूत्र को डेरिवेट करेंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि नील्स बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेगा। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा बोर मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ओके, तो नील्स बोर ने जब ऊर्जा की गणना की थी किसी निश्चित कक्षा के लिए, अपने बात कर लेते हैं 9वीं कक्षा की, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा En, उसका मान कितना होगा, माइनस का r-z²/n², जहाँ पे जो r' है उसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो z का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो En बराबर क्या बचता है, माइनस का r'/n² बचता है। सपोज दैट कि ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये एक कक्षा है n1वीं और ये कक्षा है n2वीं। तो n1 और n2 दो कक्षाएं हो गई। n1 जो कक्षा है वो मूल कक्षा है और n2 जो कक्षा है वो उत्तेजित कक्षा है। तो n1वीं कक्षा में भाई ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा, nवीं कक्षा में तो ये सूत्र होता है। n1वीं की यदि आप बात करते हो तो जहां भी आपको n दिखाई देता है वहां पे आप n1 लिख दो। तो फिर n1वीं के लिए क्या बन जाएगा, चूंकि n1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En1 कह सकते हो, माइनस का
आर डैश बटे एन के स्थान पे n1 कर देना है, ये हो गया। और यहाँ पे z का जो मान है वो कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमने ये जो परमाणु लिया है वो हाइड्रोजन लिया है। ओके, N2 जो कि उत्तेजित कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित कक्षा में जाएगा तो N2वीं कक्षा में ऊर्जा कितनी बनेगी, जहाँ पे आपको पहले N दिखाई दे रहा था अब आप वहाँ पे N2 लिख दो। N2 लिखोगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, माइनस का R डैश बट्टा N2 स्क्वायर, और यहाँ भी हमने Z का मान कितना लिया है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है। वेरी सिंपल। एक इंटरेस्टेड बात कि यदि इलेक्ट्रॉन सपोज दैट ये पहली कक्षा में है और उत्तेजित होकर के दूसरी कक्षा में चला गया और दूसरी कक्षा से यदि पहली कक्षा में आता है, तो हम ये जानते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगी, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी वो कणीय प्रकृति की होंगी, यहाँ पे फोटोन के रूप में होंगी। और कल हमने देखा था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कि जब भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनता है, जो तरंगें उत्सर्जित होती है उनकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी बनती है, h न्यू होती है। क्यों, क्योंकि फोटोन के रूप में तरंगों का उत्सर्जन होता है और फोटोन की ऊर्जा होती कितनी है, h न्यू होती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यदि इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा में है और वो मूल कक्षा में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्सर्जन करेगा, फोटोन के रूप में तरंगें उत्सर्जित होंगी और उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का मान कितना होगा, h न्यू होगा। यहां पे आप उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को एक और तरीके से ज्ञात कर सकते हो। सिंपल कैसे, कि N2 वाली कक्षा की ऊर्जा में से N1 वाली कक्षा की ऊर्जा को घटा दो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो N2वीं कक्षा में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास 3 जूल है और N1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा 1 जूल रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन यदि 2वीं कक्षा से 1वीं कक्षा में आता है तो वो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा, 2 जूल का, क्योंकि उसके पास 3 जूल एनर्जी थी, वो 2 जूल एनर्जी रिलीज करेगा, मुक्त करेगा, तो उसके पास 1 बचेगी और 1 जूल एनर्जी आते ही वो कौन सी कक्षा में आ जाएगा, N1वीं कक्षा में आएगा। तो इसने जो एनर्जी रिलीज की है, जो मुक्त की है, उसका मान कितना है, 2 जूल है। यहाँ पे हमने 3 जूल एग्जाम्पल के तौर पे लिया, लेकिन अपने पास 3 जूल की बजाय मान कितना है, En2 है, तो भाई इसके पास एनर्जी En2 थी, पहले में आएगा तो कितनी बचेगी, En1, तो कितनी ऊर्जा रिलीज हो गई, En2 माइनस कितना हो गया, En1। तो समीकरण आप 2 से 1 को माइनस कर दो तो भाई कितना बचेगा, En2 माइनस En1। ये रिलीज यानी कि मुक्त होने वाली ऊर्जा का अपने पास मान हो गया। ओके, तो ये उत्सर्जित ऊर्जा एक प्रकार से, और उत्सर्जित ऊर्जा का मान कितना होता है, सूत्र के रूप में h न्यू होता है, तो इसको आप h न्यू कह सकते हो। और यहाँ पे यदि घटाते तो ये मान कितना बनता है, माइनस का R डैश N2 स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा R डैश N1 स्क्वायर। इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, h न्यू, क्योंकि ये भी उत्सर्जित ऊर्जा है, ये फोटोन के रूप में ऊर्जा हो चुकी है। तो प्लस वाले को मैं पहले लिखूंगा समझने के लिए, N1 स्क्वायर माइनस R डैश N2 स्क्वायर। ध्यान रखो हम करने क्या लेके आए हैं, हम रीडबर्ग फॉर्मूले को डेरिवेट करने वाले हैं। 1/λ इज इक्वल R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अपने डेरिवेट करना है, तो बराबर से पहले की ओर 1/λ रहना चाहिए। तो बराबर से पहले 1/λ में दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करोगे, न्यू को कन्वर्ट कर दो लैम्डा में, तो उस न्यू के स्थान पे क्या लिख पाओगे, c/λ। तो ये क्या बन जाएगा, hc/λ बन जाएगा, इज इक्वल R डैश आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये मान बच गया जी ब्रैकेट में। ओके, अब इसको आप सोल्व कर लो। बराबर से पहले केवल 1/λ ही रखना है, तो बाकी सारी राशियां पहुंचा दो दूसरी तरफ। तो R डैश बटे आ जाएगा HC, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। R डैश का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, H का मान, C का मान हम जानते हैं, और इन सब की यदि वैल्यू पुट करें तो अपने पास मान निकल के आएगा कितना, 1.097 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। सारी वैल्यू पुट करना, R डैश जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको पहले आप जूल में कन्वर्ट करोगे, तो आप क्या करोगे,
कि आर डैश की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, तो ये जो अपने पास मान निकल के आता है वो आर का मान यानी कि रिडबर्ग नियतांक का जो मान होता है उसके तुल्य ये मान निकल के आता है। तो इसके स्थान पे आप सिंपल एक नियतांक आर कह सकते हो। तो ये बन जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। और समीकरण नंबर आ गई 3 जो कि रिडबर्ग सूत्र को प्रदर्शित करती है। और ये वही सूत्र है जो रिडबर्ग ने अपने आनुभाविक रूप से प्रदान किया था, जो कि सभी श्रेणियों के लिए लागू होता है। तो बोर मॉडल ने भी कुछ ऐसा ही नियम दे दिया जो सभी श्रेणियों के लिए लागू होता है, जो कि ये नियम है सेम निकल के आया। अतः हम ये कह सकते हैं कि बोर मॉडल भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। बोर मॉडल के द्वारा आने वाली जो वेवलेंथ की इक्वेशन है उसके द्वारा भी आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों की वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हो। और यहाँ पे आर है वो रिडबर्ग नियतांक है जिसका मान आर डैश बटे एच इंटू सी हो गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बोर मॉडल भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो ये हो गया अपने पास कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो बस आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ओके बाय, थैंक यू।